हेलो एवरीबॉडी। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि नाम है कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का ये लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग की कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग है क्या, ब्रीडिंग क्या है, फिर कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग क्या है, और ये बीएससी एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर का कोर्स है। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, वो हम आज देखने वाले हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे लाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ब्रीडिंग, ABR लाइन, 2 लाइन सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम हम देखेंगे उसमें। फिर हम देखेंगे हाइब्रिड डेवलपमेंट एंड जेनेटिक प्योरिटी टेस्टिंग। फिर हम देखेंगे एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। यानी हम 10 लेक्चर्स में आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कंप्लीट सिलेबस देख लेंगे। तो लेक्चर 1 to 8 तक आपका ये थ्योरी का सिलेबस है और लेक्चर 9 and 10 में हम प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कैसे कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये 40-50 मिनट का लेक्चर होगा। और ये आपको नोट्स कहाँ मिलेगा? फाउंडेशन एग्री क्लासेस आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में हम अपने ऐप का लिंक दे देते हैं। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप हमारे ऐप पे चले जाएंगे। ऐप में आपको रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना है। उसी ऐप में आपको ये पूरा कोर्स भी मिल जाएगा और साथ में ये लेक्चर में आपको जो PDF यूज़ हो रहा है वो भी मिल जाएगा। तो कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग के इस छोटे से सिलेबस को अगर आप 5-6 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर विज़िट करें। तो ये तो लेक्चर 1 है हमारा। देखते हैं हम इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग को समझने से पहले हमको ये तो पता हो कि एक्चुअली में प्लांट ब्रीडिंग क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है जिसमें हम डेवलप करते हैं न्यू प्लांट वेराइटीज़ को। और उन प्लांट वेराइटीज़ का कैसा होता है कैरेक्टर्स? इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स होते हैं। और इम्प्रूव करते कैसे हैं? कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है। क्या चीज़ का टेक्नोलॉजी है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का आर्ट है क्योंकि इसमें ब्रीडर की स्किल लगती है। साइंस है क्योंकि हम जेनेटिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और टेक्नोलॉजी है क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जैसे क्रिस्पर केस या फिर और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं। अगर हमको डिज़ायर्ड नहीं मिले तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं डिज़ायर्ड कैरेक्टर को बनाने के लिए। फिर उन हाइब्रिडाइज्ड में से इवेलुएट करते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट है। और ये प्रोसेस मल्टीपल जनरेशन्स तक करते हैं ताकि एक डिज़ायर्ड वैरायटी हमको मिल सके। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि हमारा गोल क्या है प्लांट ब्रीडिंग का। डेवलप करना एक वैरायटी को जो कि हाई यील्डिंग हो, डिजीज़ रेसिस्टेंट हो, स्ट्रेस टॉलरेंट हो और बेटर क्वालिटी हो, यानी इकोनॉमिकली, यानी कि एक वैरायटी को डेवलप करना जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल हो। किसके लिए? हमारे लिए, मतलब मैनकाइंड के लिए। तो ये होता है प्लांट ब्रीडिंग। अब हम कुछ की डिफिनीशंस देख लेते हैं जो इस कोर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो है कि एक वैरायटी क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट होता है। वैरायटी एक ग्रुप ऑफ प्लांट है विदिन अ स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज के अंदर का ग्रुप है जिसमें कि डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म एंड स्टेबल कैरेक्टर्स होते हैं। यही चीज़ हम टेस्ट करते हैं डस्ट टेस्ट में। ठीक। तो वैरायटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि सेम स्पीसीज का होगा और उसमें डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म और स्टेबल कैरेक्टर्स होंगे। कल्टीवार क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो किसी भी कल्टीवेटेड प्लांट को कल्टीवार बोलते हैं। कल्टीवेटेड वैरायटी डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर कमर्शियल यूज, यानी सिंपली कल्टीवेटेड वैरायटी को ही हम कल्टीवार बोलते हैं। तो वो कोई फैंसी टर्म नहीं है। और हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड जो है वो ऑफ स्प्रिंग है बिटवीन क्रॉस दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स का। P1 क्रॉस P2, उससे जो F1 बनता है इसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। P1 होमोजाइगस होगा, ये भी होमोजाइगस होगा। ठीक है। ब्रीडर सीड, सीड विच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ओरिजिनेटिंग ब्रीडर, जिसकी हाईएस्ट प्योरिटी होती है।
तो सीड क्लासेस की बात करें तो न्यूक्लियस सीड होता है, उससे ब्रीडर सीड बनता है, उससे फाउंडेशन सीड बनता है, फिर उससे सर्टिफाइड सीड बनता है और ये फार्मर्स को दिया जाता है। तो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर ही बनाता है। इतना तो पता होगा। प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक तो सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग की बात थी। यहाँ से शुरू हो रहा है कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटीज़ बाय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटीज़ तक तो ये प्लांट ब्रीडिंग ही है। वहाँ से जब इन्वॉल्व हो रहा है प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल प्रॉफिट के लिए और लार्ज स्केल सीड प्रोडक्शन के लिए, तो ये कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग हो जाता है। यहाँ क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल प्रॉफिट और लार्ज स्केल सीड प्रोडक्शन। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है वो वैरायटी जो प्रोड्यूस हो, मार्केट किया जाए, सेल किया जाए सीड्स कमर्शियल स्केल पे। यानी कि ऐसी वैरायटी जो कि प्रोड्यूस कर, मतलब जिसके सीड्स को हम प्रोड्यूस करें, मार्केट करें और सेल करें कमर्शियल लेवल पे, तो उन वैरायटीज़ को हम कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और यह एकेडमिक या फिर रिसर्च ब्रीडिंग से कैसे अलग है। कमर्शियल ब्रीडिंग हैज़ डायरेक्ट मार्केट ओरिएंटेड एंड प्रॉफिट मोटिव। यहाँ मेन मकसद कमर्शियल वर्ड से ही पता चल रहा है, यहाँ प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन एम। ये इंटीग्रेट करता है साइंस को, यानी जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को, बिजनेस से, क्योंकि अपने को कमर्शियल प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये स्टूडेंट्स मतलब आपके समझने के लिए है, ये एग्ज़ाम में लिखने वाली चीज़ें नहीं हैं। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग क्या है, सबसे पहले हमने प्लांट ब्रीडिंग समझा, तो वो है प्लस सीड इंडस्ट्री कमर्शियल प्रॉफिट के लिए, प्लस बिजनेस, प्लस लॉज को भी ध्यान में रखते हैं, IPR वगैरह। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग में भी हम IPR के लॉज को या फिर प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एक्ट को वायलेट नहीं करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में तो हमको एक सुपीरियर वैरायटी डेवलप करना होता है, बट यहाँ कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग में वी नॉट जस्ट हैव टू डेवलप ए वैरायटी बट टू डेवलप ए वैरायटी विच इज़ सेलेबल एंड विच जनरेट्स रिवेन्यू। यानी ऐसा वैरायटी बनाए जो कि प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। जैसे कि मेज की ये एक वैरायटी बनाई गई, राइस की ये एक वैरायटी बनाई गई बासमती 1121, तो ये सब कमर्शियल प्लांट वैरायटीज़ हैं। अब एक बार हम टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं कमर्शियल प्लांट वैरायटी और कन्वेंशनल में। तो कन्वेंशनल में क्या करते हैं, मेनली हम कहाँ करते हैं, ये यूनिवर्सिटी और ICR इंस्टीट्यूट्स में। और कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग मेनली प्राइवेट कंपनीज में होता है या फिर पब्लिक सेक्टर में होता है। यहाँ फोकस होता है साइंटिफिक नॉलेज का, कुछ नया खोजने का। यहाँ फोकस होता है प्रॉफिट मेकिंग एंड फार्मर में डिमांड जनरेट करना उस वैरायटी के लिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। यहाँ कन्वेंशनल में वैरायटी जो है वो रिलीज होती है पब्लिक डोमेन में, बट कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग में जो वैरायटी होता है वो प्रोटेक्टेड होता है IPR से या फिर PPB सर्टिफिकेट से। यह एक स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ कम इन्वेस्टमेंट लगता है, बट कमर्शियल वाला एक फास्ट और हैवी इन्वेस्टमेंट ड्राइवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। यहाँ लिमिटेड मार्केटिंग होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल हो गया ओल्ड OPVs या फिर लैंड रेसेस। यहाँ एग्जाम्पल हो गया हाइब्रिड्स, BT कॉटन, गोल्डन राइस, etc। इस लेक्चर के लास्ट में हम सारे प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 या 15 मार्क्स में, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और साथ में ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर जो मिड टर्म में आते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो ये बस प्लेलिस्ट आपको देखने के बाद कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग के लिए कहीं से कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का। तो सबसे पहले प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले 1960 से पहले फार्मर सीड को सेव करते थे, कोई कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं थी, ट्रेडिशनल जो सीड्स थे वही यूज किए जाते थे। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960-70s के बीच। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आने का मेन रीज़न ही यही था कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को यूज़ करा और साथ में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करा।
तो ये डेवलप कैसे कहाँ कहाँ किया गया था हाइल्डिंग वैरायटीज? सीमिट में और IRRI में, वीट और राइस। नॉर्मन बारलॉग का ड्वार्फ वीट यूज किया गया था। इंडिया में राइस का IR8 वैरायटी अडॉप्ट किया था। ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एरा भी बीत गया। उसके बाद आया हाइब्रिड इरा, जब हम ढेर सारी हाइब्रिड बना रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन के जस्ट बाद 1970 से 1980 के बीच। ये वो टाइम था जब प्राइवेट सीड कंपनीज इमर्ज हो रही थी। इस टाइम पे हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड सोरगम, हाइब्रिड पर्ल मिलेट बनाए गए थे। फार्मर्स को अब हाइब्रिड बना तो फार्मर्स को सीड खरीदना पड़ेगा। हर एक सोइंग के टाइम पे उनको नया सीड खरीदना पड़ेगा। वो सेव्ड सीड को यूज नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिड इरा के बाद भी आया बायोटेक्नोलॉजी इरा। यह आया 1990 से 2000 तक का। इसमें हम लोगों ने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाए, जैसे BT कॉटन हो गया इंडिया में 2002 में बनाया गया। BT ब्रिंजल भी बन गया है, बहुत सारे स्टेट्स में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, बट इंडिया में नहीं हो रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी इरा में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन भी आया। मार्कर्स का यूज़ करके हम क्विक सिलेक्शन कर पाते हैं। और बहुत सारे मॉलिक्यूलर टूल्स और डेवलप किए गए। फिर लास्ट में आया मॉडर्न इरा। 2010 से अभी तक का पीरियड जो है वो मॉडर्न इरा चल रहा है। यहाँ हम जीनोमिक सिलेक्शन करते हैं, यानी होल जीनोम वाइड स्टडी करके तब सिलेक्शन करते हैं। यहाँ सिर्फ एक मार्कर के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे थे। फिर आया स्पीड ब्रीडिंग, यानी एक ही साल में हम वीट या राइस का 4-5 जनरेशन ग्रो करा लेते हैं। फिर हम क्रिस्पर Cas9 का यूज़ करते हैं। डाटा ड्राइवन प्रिसाइज ब्रीडिंग करते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी को डेवलप करते हैं। इंडिया में पहला हाइब्रिड क्रॉप जो था वो था हाइब्रिड ज्वार यानी सोरगम, 1960s में बनाया गया था। और इंडिया में पहला BT क्रॉप कौन सा बना? BT कॉटन। ये वर्ल्ड में सबसे पहली बार इंडिया में ही बना था। वैसे ही कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है? H4 हाइब्रिड 4 कॉटन का पहला हाइब्रिड है। इंडियन कमर्शियल सीड इंडस्ट्री। इंडिया सीड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का सीड इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, यानी कि 5th नंबर पे आता है। टोटल सीड मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 करोड़ है। और यह 10-12% हर साल ग्रो कर रहा है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ये इतना बड़ा इंडस्ट्री होने में सिर्फ पब्लिक सेक्टर या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है, दोनों का इम्पोर्टेंस है। अब हम कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले तो ICR आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सेंट्रल बॉडी है एग्रीकल्चरल रिसर्च और वैरायटी डेवलपमेंट के लिए। फिर NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्रीडर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। फिर है SFCI स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोड्यूस करता है सीड को स्टेट लेवल फार्म्स की मदद से, यानी स्टेट लेवल पे अलग अलग फार्म्स को हायर करता है और उनके हेल्प से कमर्शियल सीड्स का प्रोडक्शन करता है। SSC स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ये भी स्टेट लेवल सीड प्रोडक्शन करता है और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ये तो हो गई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, मेजर प्लेयर्स, प्राइवेट तो बहुत सारी हैं, कुछ मेजर देख लेते हैं। जैसे महिंद्रा एग्री है, बेयर क्रॉप साइंस है, एडवांटा है, पायोनर है, सिंजेंटा है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी आती हैं। IARI स्पिन ऑफ, तो इन कंपनीज में आप अगर प्लांट ब्रीडर है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। इन कंपनीज़ के लिंक्डइन पेज पे जाके उनमें आते रहते हैं पोजीशंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे उनको भेज के जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है हाइब्रिड सीड मार्केट में, स्पेशली कॉटन, मेज और वेजिटेबल्स में। पब्लिक सेक्टर फोकस करता है सीरियल्स में, पल्सेस में, फूड सिक्योरिटी क्रॉप्स में। अब हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि सेक्टर और उसका कंट्रीब्यूशन एरिया क्या है। अभी हमने डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर जो है वो सीरियल्स में फोकस करता है, पल्सेस में और फूड सिक्योरिटी क्रॉप्स में, यानी कि वीट में, राइस में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ में पब्लिक सेक्टर फोकस करता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेज, कॉटन, वेजिटेबल, सनफ्लावर और हाइब्रिड्स पे फोकस करता है। मेनली हाइब्रिड्स पे फोकस करता है, लेकिन उसमें भी अगर बात करें तो मेज, कॉटन, वेजिटेबल और सनफ्लावर के हाइब्रिड्स पे। और दोनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है सीड सर्टिफिकेशन में, डस्ट टेस्टिंग में, वैरायटी रजिस्ट्रेशन में। अब हम देखते हैं, ये हम कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है।
तो हमने अभी अभी देखा कि फूड सिक्योरिटी वो के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ डेवलप करते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज जो कि फीड कर सके इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को। दूसरा है फार्मर का इनकम बढ़ाते हैं, बेटर वेराइटीज़ विथ हाइयर यील्ड एंड क्वालिटी। इसका क्या मतलब होगा कि उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो फार्मर्स को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इनपुट इफ़िशियंसी, मॉडर्न वेराइटीज़ जो हैं वो लेस वाटर रिक्वायर करते हैं फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में, तो इनपुट इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, यानी कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। उसके आगे क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी हम मॉडर्न वेराइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंट है, फ्लड टॉलरेंट है, हीट टॉलरेंट है, यानी क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो ये चेंजिंग क्लाइमेट में सर्वाइव करना उनके लिए लेस चैलेंजिंग होता है, तो ज़्यादा यील्ड लॉस नहीं होता है। फिर है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, हम बायो फोर्टिफिकेशन करके बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाले वेराइटीज़ बना रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग क्वालिटी अच्छी रहती है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है, तो नुकसान कम होता है, अल्टीमेटली फार्मर्स को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। पेस्ट एंड डिजीज़ रेसिस्टेंस, हम डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी बना रहे हैं जो लेस ससेप्टेबल होता है पेस्ट के लिए, डिजीज़ के लिए, निमेटोड्स के लिए। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, इम्प्रूव्ड वैरायटी जैसे कि कॉटन हो गया उसका फाइबर क्वालिटी इम्प्रूव कर दिए, शुगर केन हो गया उसका शुगर परसेंटेज बढ़ा दिए, केस्टर में हम ऑयल कंटेंट बढ़ा दिए, तो ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री जो खरीदेंगी तो उनसे वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जैसे हम बहुत अच्छी बासमती राइस हमारी बहुत फेमस है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम प्राइस मिलता है, तो उससे भी कंट्री को फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, अभी अभी उन्होंने बताया कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें पोजीशंस भी आते हैं, तो सीड इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैक ऑफ पीपल इन इंडिया। अब देखते हैं स्कोप क्या है कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का। सबसे पहले तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं हम, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप का डेवलपमेंट करते हैं, फिर हम मॉलिकुलर ब्रीडिंग करते हैं जैसे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जीनोमिक सिलेक्शन, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई मैपिंग प्रिसाइज वैरायटी डेवलपमेंट के लिए, फिर हम स्पीड ब्रीडिंग करते हैं, हमने बताया 4-5 जनरेशन एक ही क्रॉप का हम एक ही साल में ले लेते हैं इंस्टीड ऑफ 1 to 2। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और AI इंटीग्रेशन, बिग डाटा फॉर प्रिडिक्टिंग वैरायटी परफॉर्मेंस अक्रॉस इन्वायरमेंट, हम AI का यूज़ करके प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट में इस वैरायटी का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर, जैसे कि कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो उसका एक्सपोर्ट इजी बना देती है, ये ग्लोबल सीड कंपनीज जो 100+ कंपनीज़ में हैं उनके मदद से एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं कमर्शियल वैरायटीज़ कितने तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल वैरायटीज़, सबसे पहला तो है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। ये क्या होता है, फार्मर जो है वो सीड को सेव करता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, स्टेबल ओवर जनरेशन, जैसे कि पूसा बासमती 1 हो गया, तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ के ये फीचर्स हैं। फिर हाइब्रिड वैरायटी जो कि सिर्फ F1 रहता है, वो स्टेबल नहीं होता है, कैनॉट बी रीयूज्ड बाई फ्रेश सीड एवरी सीजन, बट इसमें हेट्रोसिस हाई होता है, कॉस्ट तो ज़्यादा होता है बट परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा होता है, और ये एक मेज के हाइब्रिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर है सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी जो है वो इंटर क्रॉसिंग कराते हैं हम सेवरल इनब्रीड लाइंस का, तब बनता है। यह बेटर होता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज से और चीपर होता है हाइब्रिड से, जैसे मेज सिंथेटिक्स। सिंथेटिक के बाद होता है कंपोजिट वैरायटी, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन होता है। यहाँ सिंथेटिक में हम क्या करते हैं, सेवरल इनब्रीड लाइंस को क्रॉस करते हैं और इसमें से बेस्ट क्रॉस को आइडेंटिफाई करके उसको एज ए वैरायटी बना देते हैं। लेकिन कंपोजिट वैरायटी में हम क्रॉस तो करते हैं फिर उसको मिक्स भी कर देते हैं, इसीलिए बोल रहा जा रहा है ये मिक्स्ड पॉपुलेशन होता है विथ वाइड जेनेटिक बेस एंड स्टेबल इन वेरिएबल इन्वायरमेंट, क्योंकि मल्टीपल क्रॉसेस हम बनाते हैं तो ये जो वैरायटी बनती है वो मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में स्टेबल होती है। जैसे एग्जांपल हो गया अंबर मेज। अब है अपना GM या फिर ट्रांसजेनिक वैरायटी, तो जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इंस्टीड ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक का मतलब वही होता है कि दूसरे जगह से जीन को लाना। वैरायटी अगर ऐसे नॉर्मली इसके बेसिस पे देखें तो कोई भी वैरायटी 2 तरह की हो सकती है, सिसजेनिक और एक होती है ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब डिफरेंट और सिस का मतलब सेम।
तो अगर सेम ही ऑर्गेनिज्म का जीन हो रहा है तो वो सिसजेनिक वैरायटी होगी, और अलग ऑर्गेनिज्म से हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसजेनिक वैरायटी होगी। तो वहीं लिखा हुआ है जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अप्रूव्ड जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है वो सिर्फ बीटी कॉटन यानी नॉन ईडिबल ही है। ईडिबल वालों को हम अभी इंडिया में परमिट नहीं कर रहे हैं। बॉलगार्ड 2 ये कॉटन की एक वैरायटी है। CMS बेस्ड हाइब्रिड्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यूज करके हाइब्रिड बनाया जाता है। मस्ट कमर्शियल हाइब्रिड्स फॉल हियर, यानी ज़्यादातर जो कमर्शियल हाइब्रिड्स बनाए गए हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टेक्नोलॉजी ही यूज किया गया है। जैसे हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड ब्रिंजल, इन सब में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ही यूज किया गया है। तो वैसे तो हमने इसको शॉर्ट में देख लिया था, बट फिर भी देख लेते हैं सीड क्लासेस कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूक्लियस सीड, दूसरे नंबर पे आता है ब्रीडर सीड, तीसरे नंबर पे आता है फाउंडेशन सीड, चौथे नंबर पे आता है सर्टिफाइड सीड, और पांचवे पे आता है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। तो ये नोट्स जब अपलोड करेंगे तो नंबरिंग सही कर देंगे। तो जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस सीड जो है वो डेवलप और मेंटेन किया जाता है ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के द्वारा। न्यूक्लियस सीड में हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी होता है, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनता है ये। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसको प्रोड्यूस करना कॉस्टली होता है, ज़्यादा इसमें केयर करना पड़ता है। दूसरा है ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ये सीक्वेंस में ही बनता है। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड बनेगा, फिर उससे ब्रीडर सीड बनेगा, फिर फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। अब फाउंडेशन में फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 बनता है, सर्टिफाइड में भी वैसे ही 1, 2 होता है। तो हम देखते हैं अब ब्रीडर सीड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियस सीड से अंडर सुपरविजन ऑफ ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर। ये इशू किया जाता है ICAR या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से। न्यूक्लियस सीड तो 100% प्योर है, तो उसमें किसी भी टैग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ब्रीडर सीड में टैग कलर होता है गोल्डन येलो कलर का। फिर है फाउंडेशन सीड, उसमें फाउंडेशन सीड 1 होता है और फाउंडेशन सीड 2 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि कब फाउंडेशन सीड 1 और 2 बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है सीड चेन है, ब्रीडर सीड उससे फाउंडेशन सीड बना रहे हैं। तो अगर तो फाउंडेशन सीड की क्वांटिटी सफिशिएंट है तो ठीक है, अगर क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन सीड 1 बनाएंगे, और फिर इस फाउंडेशन सीड का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करके इसका फाउंडेशन सीड 2 बनाएंगे। अगर हमको ज़्यादा फाउंडेशन सीड की ज़रूरत हो तब फाउंडेशन सीड 2 बनाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन सीड 1 और 2 दो तरह का होता है। ये प्रोड्यूस किया जाता है ब्रीडर सीड से, और इसको प्रोड्यूस करने वाले होते हैं NSC, SFCI, SSC, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका टैग कलर होता है वाइट, और यह भी जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर है अपना सर्टिफाइड सीड, ये फाउंडेशन सीड से बनाया जाता है और ये डायरेक्ट सेल किया जाता है फार्मर्स को, यानी फार्मर्स के लिए अवेलेबल कौन सा सीड है, सर्टिफाइड सीड। इसका टैग कलर होता है एजर ब्लू फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड 1 के लिए, और किसी किसी बुक में मिलेगा कि सर्टिफाइड सीड 2 के लिए पिंक कलर का होता है। बहुत जगह एजर ब्लू भी मिल जाता है, बट अगर आपको MCQ में ये ऑप्शन दिखे तो आपको पिंक ही करना है सर्टिफाइड सीड 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है अपना ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, ये प्राइवेट कंपनीज बनाती है, इनको शॉर्ट में TL सीड्स भी बोलते हैं। इसमें सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट लेबलिंग कंपलसरी होता है। सर्टिफिकेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, बट लेबलिंग कराना ही है। चाहे कोई सी भी कंपनी बना रही हो, उसमें लेबल में बताना होता है ना कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, कुछ एक प्रूफ तो हो तब तो फार्मर उसको खरीदेगा। जनरली ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जो वेजिटेबल्स की होती है उसमें ट्रूथफुली लेबल्ड सीड ज़्यादा बनाती हैं प्राइवेट कंपनीज। तो ये सीड चेन जो है उसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, उसका टैग कलर हो गया जो, फिर फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। तो ये नॉर्मली सीड चेन है, बट अगर इंडियन सीड चेन आपसे पूछा जाए तो उसमें ये न्यूक्लियस सीड हट जाता है, वो ब्रीडर सीड से स्टार्ट होता है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, ठीक है। ईच स्टेप में क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, प्योरिटी मेंटेन्ड रहती है, जो भी उस पार्टिकुलर स्टेज का स्टैंडर्ड है। जैसे न्यूक्लियस सीड का स्टैंडर्ड अलग है, ब्रीडर सीड का उससे थोड़ा कम होगा, फाउंडेशन का उससे थोड़ा कम होगा, सर्टिफाइड का उससे भी थोड़ा कम होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है कम ज़्यादा, ये बनाता कौन है,
तो वो बनाने का काम है ISTA का, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का। ये गवर्न करता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को। नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। अब हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स रेगुलेशंस इन कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग। ये याद करने वाला पॉइंट है और सिर्फ याद करने वाला नहीं, ये VVI है। इसमें से आपके चाहे मिड टर्म हो या इन टर्म हो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। और आपको जनरली किसी भी बुक में एक जगह ये कंपाइल्ड नहीं रहता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये शानदार नोट्स आपको चाहिए तो हमारे ऐप पे जाके आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है सीड एक्ट, ये आया है 1966 में। ये रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ सीड को जो कि इंडिया में बेचा जा रहा है, और ये डिफ़ाइन करता है मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कि इतना होना ही चाहिए, मिनिमम प्योरिटी परसेंटेज सर्टिफाइड सीड के लिए। अगला है सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये आया है 1983 में। ये लाइसेंसिंग देता है सीड डीलर्स को। ये सीड की क्वालिटी को रेगुलेट कर रहा है, ये सीड डीलर्स को लाइसेंस दे रहा है। और प्रिवेंट करता है सेल करना सब स्टैंडर्ड सीड्स को, यानी कि कोई भी डीलर अगर सब स्टैंडर्ड सीड्स को बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसकी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी, वो इंडिया में सीड बेचने के लिए परमिट नहीं मिलेगा उसको। अगला अपना PPVFR एक्ट 2001 में आया था। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स को। ये प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ब्रीडर्स को, फार्मर्स को भी। ऑल्सो प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट टू सेव, यूज एंड एक्सचेंज सीड्स। ये हम IPR का कोर्स जब डिस्कस करेंगे तो ये इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि PPVFR जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करता है ब्रीडर्स को, यानी ब्रीडर्स की सेफ्टी का ध्यान रखता है। साथ में वो फार्मर्स के राइट्स का भी ध्यान रखता है कि फार्मर जो सीड जो क्रॉप उगा रहा है उसके सीड्स को वो सेव कर सकते हैं, वो अपने लिए उस सीड को यूज कर सकते हैं, वो इस सीड को एक्सचेंज कर सकते हैं। बट हाँ, वो फार्मर्स भी इस सीड का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज का परमिशन सिर्फ ब्रीडर के पास होता है। फिर है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये अप्रूव करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। जैसे BT कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उसको इसने अप्रूव कर दिया, और इसी कमेटी ने BT ब्रिंजल को अप्रूव नहीं किया, तो इसीलिए BT ब्रिंजल इंडिया में कल्टीवेट नहीं हो रहा है, बट जिस कंट्री में वो अप्रूव्ड है वहाँ कल्टीवेट किया जा रहा है। अगला अपना NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कंजर्व्स एंड डॉक्यूमेंट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यूज्ड इन ब्रीडिंग। NBPGR का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो NBPGR के ऑफिशियल्स उसको चेक करेंगे। कोई भी प्लांट वैरायटी की बात हो रही है तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वाले उसको चेक करते हैं। वैसे ही एनिमल के लिए अलग बॉडी है, तो कोई भी प्लांट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो उसको ये इसके मेंबर्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बाद ही उसको इंडिया में एंट्री मिलेगी। ये जो PPVFR एक्ट है 2001 में जो आया है वो इंडिया में इक्विवेलेंट है UPOV, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। तो UPOV के इक्वल है, लेकिन थोड़ा उससे सुपीरियर ही है, क्योंकि इसमें UPOV कन्वेंशन के बराबर है, बट विथ स्ट्रॉन्ग फार्मर्स राइट्स। इसमें फार्मर्स राइट्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये इस PPOV का यूनिक फीचर है, PPV एंड FR एक्ट का। की कॉन्सेप्ट्स, हेट्रोसिस क्या होता है? हेट्रोसिस को ही हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। अगर आप आगे डॉक्टरल वगैरह की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट अभी आप UG में इसको सेम ही मान सकते हैं। तो हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है? सिंपली सुपीरियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट इन यील्ड एंड विगर। जैसे P1 क्रॉस P2 करके हम F1 बना रहे हैं, तो ये F1 जो है P1 से भी सुपीरियर होगा, P2 से भी सुपीरियर होगा, तो इसको हम हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर बोल देंगे। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये होता है रिडक्शन इन विगर। हेट्रोसिस में सुपीरियोरिटी आती है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में रिडक्शन होता है विगर या फिर यील्ड कंपोनेंट में।
और रिडक्शन होता क्यों है? कंटिन्यूअस सेल्फिंग करने की वजह से। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को यूज कहाँ किया जाता है? हाइब्रिड प्रोडक्शन में। CMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। जब स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स की वजह से होती है तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये यूज किया जाता है कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपना डस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। किसी भी वैरायटी के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले उसका डस्ट टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें डिस्टिंक्ट कुछ फीचर होगा यानी कुछ यूनिक फीचर होगा, उसमें वो यूनिफॉर्म होगा, वो फीचर सारी वैरायटीज़ में प्रेजेंट होगा, मतलब उस पार्टिकुलर वैरायटी के सारे पॉपुलेशन में, और वो फीचर स्टेबल भी होगा यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी प्रेजेंट रहेगा, तभी उस वैरायटी का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सीड्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होता है? ब्रीडर्स कैन पेटेंट न्यू वेराइटीज़ अंडर PPV एंड FR एक्ट। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसको राइट्स मिल रही हैं? सीड्स के लिए। तो ब्रीड सीड्स के लिए राइट कैसे मिलेंगी? जब अपने वैरायटी पे पेटेंट लिया जाएगा। सीड क्लासिफिकेशन, ऑफिशियल प्रोसेस टू क्लासीफाई सीड क्वालिटी बिफोर सेल टू फार्मर। सीड को क्वालिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ना, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड मीट करना चाहिए, वो तभी उसको एज ए सीड बेच सकते हैं, नहीं तो उसको ग्रेन की तरह सेल करना होगा। फिर है आइसोलेशन डिस्टेंस। सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है तो वो आइसोलेशन डिस्टेंस ही है, और ये आपको याद भी रखना है। डिफरेंट क्रॉप का, जैसे राइस का आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर होता है। जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड का आइसोलेशन डिस्टेंस कम होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड का आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होता है। OPV का भी आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सीड प्लॉट्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन से बचाने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पता होना चाहिए। आज के लेक्चर अगर आपने पढ़ा तो इन क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाना चाहिए। सबसे पहले कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हमने क्लियर देखा प्लांट ब्रीडिंग क्या है, जो आप पहले से जानते थे, फिर उससे ही लिंक कर दिया कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग को। ये भी हमने देख लिया कि कन्वेंशनल से ये कैसे डिफरेंट है। फिर हमने समझा था हेट्रोसिस क्या होता है, और हेट्रोसिस का कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी हमने डिस्कस किया। डिफरेंट सीड के क्लासेस भी हमने देखे और उनके टैग कलर भी देखे। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में भी देखा और उसके यूज के बारे में भी देखा। फिर हमने सीड एक्ट के बारे में भी पढ़ा और दूसरे एक्ट के भी बारे में पढ़ा, PPV FR के बारे में भी पढ़ा। इंडियन कमर्शियल सीड इंडस्ट्री के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं इसको। हमने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के बारे में भी हमने डिस्कस करा, और ये कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं। उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो जनरली मिड टर्म में पूछ लिए जाते हैं। विच एक्ट गवर्न सीड क्वालिटी इन इंडिया? सीड क्वालिटी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? तो सीड एक्ट 1966। ब्रीडर सीड का टैग कलर गोल्डन येलो, फाउंडेशन का वाइट होता है और सर्टिफाइड का एजर ब्लू होता है 1 का, और सर्टिफाइड सीड 2 का पिंक कलर होता है। NSC का फुल फॉर्म नेशनल सीड कॉरपोरेशन। PPV एंड FR का प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स। आया कब है? 2001 में। इंडियाज फर्स्ट BT क्रॉप कौन सा है? BT कॉटन। BT क्रॉप तो सभी को पता होता है। इंडिया का पहला हाइब्रिड कौन सा था वो भी हमने बताया है। इंडियन मार्केट का कहाँ रैंक आता है? 5th नंबर पे आता है। डस का फुल फॉर्म भी हमने बताया। GM क्रॉप को अप्रूव करने के लिए कौन सी कमेटी है जिसने BT ब्रिंजल को अप्रूव नहीं किया? तो अब आपको सेमेस्टर एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है, जैसे कि ऑलवेज डिफाइन द टर्म बिफोर एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो तो उससे पहले आप उसको डिफाइन करो, फिर पर्टिकुलर उस आंसर को लिखना स्टार्ट करो। सीड क्लास के चेन को ऐसे ही याद रखना है। याद रखने के लिए न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड और फिर फार्मर्स को मिल जाता है। बट इंडियन सीड चेन की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस सीड नहीं आता है। PPV एंड FR एक्ट ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड है, तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और PPV, FR और UPOV का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। और फार्मर्स राइट्स हमने डिस्कस किया था, तो ये कंपैरिजन करने टाइम फार्मर्स राइट्स के बारे में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PPV FR एक्ट का यही एक यूनिक फीचर है।
साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक गेटवे कंसेप्ट है। ये पार्ट 2, 3, 4 में भी आएगा इस कोर्स में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंट टेबल्स जो भी हमने डिस्कस किया, आपको टेबल के फॉर्म में अगर आप लिख पाएँ तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो हमारा लेक्चर 1 था जीपीबी के सेमेस्टर 6 का 8th कोर्स कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का। टोटल 10 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे लाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ब्रीडिंग, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन के बारे में, 2 लाइन सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम, ये सब देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए और कोई भी दूसरा सेमेस्टर कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर लिखिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस और हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ हमें कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching the lecture. See you in some other lecture. Till then, keep learning and keep smiling. Bye.